जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे साइंस 3200 के 30वें क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे साइंस 3200 का 29वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था जो आपके पिछले रेलवे एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका बोर्ड पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि जब किसी चालक पर 24 वोल्ट का विभव आरोपित किया जाता है और 96 मिली एम्पियर की धारा उसमें से होकर प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध डैश होगा। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप सबों को यहाँ पे ये परेशान कर सकता है कि गुरुजी अभी तक तो हम लोगों ने विद्युत धारा का जो यूनिट होता है वो एम्पियर पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे मिली एम्पियर की बात की जा रही है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी बात की जाएगी किसकी, विद्युत धारा की सबसे छोटी इकाई की, सबसे छोटी इकाई तो आपका माइक्रोमीटर हो जाएगा, छोटी इकाई की बात की जाएगी तो आप सभी ध्यान में रखना, विद्युत धारा की छोटी इकाई के रूप में यानी कि छोटी यूनिट के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एमए, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसी को हम लोग मिली एम्पियर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मिली एम्पियर पढ़ते हैं। और मेरे मित्र अगर हम लोग इससे भी छोटी यूनिट की बात करेंगे तो वो आपका क्या होगा, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, उसको हम लोग माइक्रो एम्पियर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? माइक्रो एम्पियर। और आप ये कह सकते हो कि सर ये सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आप सभी ध्यान में रखेंगे, सबसे छोटी यूनिट हो जाएगी। किसकी? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे विद्युत धारा यानी कि आई की। मेरे मित्र आप सभी ये चीज भी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग बात करेंगे कि गुरुजी 1 मिली एम्पियर कितना के बराबर होगा, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे 10⁻³ एम्पियर के बराबर होगा। और अगर हम लोग बात करेंगे कि गुरुजी 1 माइक्रो एम्पियर कितना के बराबर होगा, तो आप सभी ध्यान में रखना 10⁻⁻6 एम्पियर। कितना सर? 10⁻⁻6 एम्पियर। अब आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है? आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि अगर विभवांतर 24 वोल्ट हो यानी कि V इक्वल टू आपका 24 वोल्ट और जो आपका धारा है वो कितना हो, 96 मिली एम्पियर, तो आपको ये बताना है कि R क्या होगा। बताइए, सॉल्व ना होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी अब जो कंसेप्ट चाहिए था वो तो हमारे पास है। हम सभी कहेंगे कि यहाँ पे जो 96 मिली एम्पियर लिखा हुआ है इसको एम्पियर में बदलना होगा। भाई मेरे 96 मिली एम्पियर है तो इसको आप क्या कहोगे कि गुरुजी इसको 10⁻³ एम्पियर से गुना कर देंगे। मतलब क्या कि अगर हम लोग 96 इंटू 10⁻³ लिख दे यहाँ पे, तो आप क्या कहेंगे कि धारा जो है वो हमारा एम्पियर में हो जाएगा। आप सबों को मालूम है कि R इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, आप कहते हो V/I। मेरे मित्र आपका वोल्टेज कितना है, आप कहेंगे 24 बटा क्या हो जाएगा 96 इंटू 10⁻³ ध्यान में रखेंगे कि 24 एकम 24, 24 चौका, आप कहेंगे सर 96। ये 10⁻³ है, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो आप कहेंगे सर ये 10⁻³ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि 10⁻³ को हम 1000 लिख सकते हैं बटा 4, तो आप कहेंगे गुरुजी ये हो जाएगा हमारा 250 ओम। क्या हो जाएगा? 250 ओम। तो सही आंसर आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की मानव शरीर इनमें से कौन सा भाग सल्कीय उपकला से अस्तरित नहीं होता है। ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन करा जा रहा है कि मानव शरीर का, यहाँ पे का छूटा हुआ है, तो मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग सल्कीय उपकला से अस्तरित नहीं होता है। ऑप्शन है आपका त्वचा, मुख, वृक्क नलिकाएं, ग्रसिका। अगर आप सबों ने हमारे पीछे वाले क्लासेस को देखे होंगे तो सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको तनिक भी समय नहीं लगा होगा, लेकिन अगर नहीं देखे हैं तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं चला जी जंतु ऊतक की, किसकी बात करते हैं? जंतु ऊतक की यानी कि एनिमल टिश्यू की, तो हम सभी कहते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो आप कहते हैं सर पहला होता है उपकला ऊतक, फिर क्या होता है तो सर संयोजी ऊतक, फिर क्या होता है तो आप सभी कहते हैं सर पेशी ऊतक होता है।
ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं सर तंत्रिका उत्तक होता है। क्या होता है? तंत्रिका उत्तक होता है। मेरे मित्र आप सभी अगर उपकला उत्तक की बात करते हो तो इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। और आप सबों को मालूम है कि ये उपकला उत्तक भी क्या होते हैं? तो सर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है आपका सल्की उपकला उत्तक, जिसको हम लोग स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। और दूसरा आपका क्या होता है? तो सर दूसरा होता है आपका स्तंभाकार उपकला उत्तक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। तीसरा आपका क्या होता है? तो सर घनाकार उपकला उत्तक होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग इंग्लिश में क्यूबेडल एपिथेलियल कहते हैं। और नेक्स्ट होता है आपका पक्षमाभी उपकला उत्तक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग इंग्लिश में सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। आप सबों को मैंने पीछे के सेशन में बताया था कि ये जो सल्की उपकला उत्तक होती है ये बेसिकली आपको कहां पे देखने को मिलती है? तो सर आपके शरीर का जो त्वचा है, या फिर आप सभी जो ग्रास नली की बात करते हो, या फिर जो आहार नाल की बात करते हो, तो सर जो आहार नाल है या फिर जो ग्रास नली है या फिर जो आपका जिह्वा है, यानी कि जिसको हम लोग जी बोलते हैं, या फिर आप जो कहते हो सर कि जो त्वचा होता है, हालांकि त्वचा में स्ट्रेटिफाइड अस्तरित उपकला उत्तक पाया जाता है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड उपकला उत्तक क्या है? तो सर उपकला उत्तक कई प्रकार है। तो हम लोग मोटे तौर पे ये याद रखते हैं कि सल्की उपकला उत्तक जो है ये हमारे मुख गुहा के जिह्वा, ग्रास नली या फिर हम कह सकते हैं सर आहार नाल, इन सभी के स्तर में पाए जाते हैं। जबकि स्तंभाकार उपकला उत्तक ये आंतरिक अंगों को मतलब मैकेनिकल यांत्रिक सपोर्ट देता है। जबकि घनाकार उपकला उत्तक की बात करते हैं तो हम सभी कहते हैं कि गुरुजी ये जो घनाकार उपकला उत्तक होता है ये लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, वृक्क नलिका इन सभी में पाया जाता है। और सिलिएटेड उपकला उत्तक की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम सभी कहते हैं कि जो अंडवाहिनी होती है या फिर जो श्वास नली होती है उसमें सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू मिलता है। मेरे मित्र डिस्कशन के बेस पे अगर अब आपको यहां पे ऑप्शन को चूज करना होगा तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी आपने त्वचा के बारे में तो बता ही दिया कि ये जो है इसमें सल्की उपकला उत्तक होगा, लेकिन सल्की उपकला उत्तक का कौन सा प्रकार होता है? तो सर इसको हम लोग स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, जिसको हम लोग अस्तरित उपकला उत्तक कहते हैं। और साथ ही मेरे मित्र जो मुख है इसमें भी आपको उपकला उत्तक देखने को मिलेगा, ग्रसिका इसी को ग्रास नली भी बोला जाता है, साथ में जिह्वा, आहार नाल, इन सभी में क्या होंगे? आप कहेंगे सर सल्की उपकला उत्तक पाए जाएंगे। जबकि अगर हम वृक्क नलिका की बात करेंगे तो सर वृक्क नलिका में आपको घनाकार उपकला उत्तक देखने को मिलेगा, यानी कि क्यूबेडल एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग सल्की उपकला से स्तरित नहीं होता है? आप कहेंगे सर वृक्क नलिका सल्की उपकला से स्तरित नहीं होता है, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबों के सामने है क्वेश्चन 3 कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो मेरे मित्र यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? फेरस सल्फेट का अपघटन करवा लेते हैं। ध्यान में रखेंगे कि जब फेरस सल्फेट को हीट दिया जाएगा तो ये किस में टूट जाएगा? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और साथ ही साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो ये तो आपका Fe2O3 एक प्रकार का कंपाउंड हो गया, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? आप कहेंगे सर इसको फेरिक ऑक्साइड पढ़ते हैं। ये आपका गैस होगा और ये भी क्या होगा? गैस होगा। इसको सल्फर डाइऑक्साइड और उसको सल्फर ट्राइऑक्साइड पढ़ते हैं। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि जब प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर डैश होगा। ऑप्शन है मोटाई के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती, समान रूप से विभाजित और फिर है आपका समान। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन की बात की जा रही है। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब भी हम लोग प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसके लिए जो हमारा डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। क्या कहते हो कि सर श्रेणीक्रम प्रतिरोध, अगर श्रेणीक्रम में प्रतिरोध जुटे हुए रहते हैं तो उससे जो धारा बहती है वो क्या होता है? आप कहते हैं सर समान धारा बहती है। धारा क्या बहती है सर? समान बहती है। लेकिन इसकी जो विभवांतर होती है वो क्या होती है? आप कहते हैं सर अलग अलग होती है। अगर हमारा यहाँ पे R1 और R2 दो प्रतिरोध है तो इससे बहने वाली धारा क्या होगी? आप कहेंगे सर बहने वाली धारा तो I ही होगी, लेकिन इसकी जो विभवांतर होगी वो V1
और क्या हो जाएगा सर V2 हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना यहाँ पे कि जब आप यहाँ पे विभवांतर निकालोगे तो आप क्या कहोगे कि सर जी V1 इक्वल टू हम लोग IR1 लिख सकते हैं और V2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं IR2 लिख सकते हैं। तो चला जी जब ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और इससे समान धारा बह रही है तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों से जो बहने वाली धारा होती है वो नियत होती है। ध्यान दीजिएगा कि ओम का नियम कहता है कि V समानुपाती I, यानी कि अगर किसी चालक का ताप क्या है नियत है तो उससे जो बहने वाली धारा होगी वो विभवांतर के समानुपाती होती है, या विभवांतर धारा के समानुपाती होती है, और इसी का कांस्टेंट ना प्रतिरोध है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो चला जी अगर हम लोग यहाँ पे ये कहें कि भी निकालने के लिए आप फॉर्मूला IR1 लिखेंगे और IR2 लिखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कहेंगे सर दोनों में I लगाए हैं मतलब I हमारा नियत है। तो चला जी आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि श्रेणी क्रम में संयोजन किया गया है, तो मान लीजिए कि ये आपका श्रेणी क्रम में संयोजित है तो आप R1 इक्वल टू क्या कहिएगा, आप सॉरी R1 कह रहे हैं, आप V1 इक्वल टू क्या कहिएगा, आप कहिएगा सर IR1 होगा। अच्छा V2 इक्वल टू क्या कह रहे हैं, आप कहेंगे IR2। तो हम अगर यहाँ पे लिख दें इसलिए I इक्वल टू नियत, तो आपको कोई दिक्कत होगा, आप कहेंगे नहीं दिक्कत होगा। मेरे मित्र जब I कांस्टेंट है तो V1 किसके बराबर होगा R1 के, V2 किसके बराबर होगा R2 के। ध्यान से समझिएगा जब I नियत है तो V1 किसके बराबर है R1 के और V2 किसके बराबर है R2 के। क्योंकि ये बराबर है तो हम ये नहीं कह सकते कि सर विभवांतर प्रतिरोध के समानुपाती हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर, आप कहेंगे श्रेणी क्रम में तो धारा हमारा समान बहेगा, और धारा अगर समान बहेगा तो विभवांतर किसके समानुपाती होगा, आप कहेंगे प्रतिरोध के समानुपाती होगा। तो एक आपका यहाँ पे सर इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधक में क्या होता है, तो सर जो विभवांतर होती है अलग अलग प्रतिरोधों की वो किसके समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि डैश हाइड्रोकार्बनों के एल्काइन समूह का पहला सदस्य। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो आप सभी क्या कहते हो, आप सभी कहते हो कि गुरुजी ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा संतृप्त और दूसरा क्या होता है असंतृप्त। हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबों को मालूम होगा कि संतृप्त में हम लोग किसको रखते हैं, एल्केन को रखते हैं, और अगर हम लोग असंतृप्त की बात करते हैं तो इसके अंदर किसको रखते हैं, तो गुरुजी एल्कीन और एल्काइन को रखते हैं। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है, और एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है, और एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। एक कार्बन के लिए मेथ लेते हैं, 2 कार्बन के लिए हम लोग एथ लेते हैं, 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोप लेते हैं। भाई मेरे अगर हम लोग यहाँ पे एल्कीन की बात करें और कार्बन की संख्या कितना लें 2, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर 2 कार्बन होगा तो C2 तो लिखाएगा ही, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, तो आप कहेंगे 2 2 जा 4 -2, तो C2H4 यानी कि 2 2 जा सॉरी यहाँ पे C2H4 नहीं होगा, आपका 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 - 2 C2H2 हो जाएगा। तो ये जो C2H2 है इसमें कार्बन की संख्या कितनी है 2, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप कहेंगे गुरुजी इसको हम लोग इथाइन पढ़ेंगे। अब इस तरह से अगला कंपाउंड जो होगा उसमें कार्बन की संख्या 3, तो उसको हम लोग प्रोपाइन पढ़ेंगे। मेरे मित्र देख लीजिए इथाइन किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में है। तो जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश हाइड्रोकार्बन के एल्काइन समूह का पहला सदस्य है, आप कहेंगे कि एथाइन जो है वो हाइड्रोकार्बन के एल्काइन समूह का पहला सदस्य है, दूसरा सदस्य ब्यूटाइन हो जाएगा, तीसरा सदस्य प्रोपाइन हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है। बाय प्रोडक्ट के रूप में सर हम लोग ऑक्सीजन को देखते हैं, और ये क्या है, तो सर अपशिष्ट उत्पाद है, और कहने की कोई जरूरत नहीं है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा भोजन क्या करते, कौन बनाते हैं, सर पौधे बनाते हैं। पौधक को उत्पादक के श्रेणी में यानी कि प्रोड्यूसर के श्रेणी में रखा जाता है। मेनली प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का जो मेन उत्पाद होता है वो क्या होता है सर, ग्लूकोज होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये रॉ मटेरियल होता है। ध्यान में रखेंगे कि CO2 और H2O पौधे के पत्ती में
क्लोरोफिल और आपका सनलाइट के उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सनलाइट के उपस्थिति में क्या बनाता है? C6H12O6 बनाता है। साथ में क्या होता है सर? ऑक्सीजन, और फिर क्या होता है? तो आप कहते हैं सर वाटर होता है। तो मेरे मित्र ये प्रक्रिया आपका प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। मुख्य उत्पाद C6H12O6 होता है, जबकि बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन को देखते हैं, इसीलिए यहां पे ऑक्सीजन को अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों वाले समूह की बात करें तो आवर्त सारणी का जो वर्ग 17 है उसमें पाए जाने वाले तत्व क्या होते हैं? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो मैग्नीशियम है, और यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, और यहाँ पे क्या है? सल्फर है। क्या कहिएगा सर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब वर्ग 17 में पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है ऋणात्मक पूछा जा रहा है तो सही आंसर हमारा क्लोरीन होगा। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि इनमें से कौन सा मुद्दा बड़े बांधों से संबंधित समस्या नहीं है? वनों की कटाई और जैविक विविधता की हानि, दूसरा है लोगों का विस्थापन, तीसरा है सिंचाई के लिए जल का संग्रहण, चौथा है शामिल लागतों की तुलना में कम लाभ। मेरे मित्र क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा मुद्दा बड़े बांधों से संबंधित समस्या नहीं है? बड़े बांध हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि सर जो पानी है उसको रोका जा सके, और उस बांध के स्थितिज ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं? तो सर स्थितिज ऊर्जा का उपयोग विद्युत के उत्पादन में करते हैं, जो हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक के रूप में देखते हैं। अब यहां पे जो कहा जा रहा है कि मुद्दा बड़े बांधों से संबंधित समस्या नहीं है, तो बड़े बांध बनाने का हमारा जो मेन ध्येय है वो क्या है? तो सर जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, यानी कि जो आपका कह सकते हो पानी की शक्ति है, उसका यूटिलाइजेशन करना, उसके एनर्जी को दूसरे एनर्जी में चेंज करना। तो यहां पे जो आपका पहला ऑप्शन है कि वनों की कटाई और जैविक विविधता की हानि, ये कहीं ना कहीं क्या है? तो सर बड़े बांधों से संबंधित समस्या है, जबकि आपको समस्या नहीं है ये बताना है। आप कहेंगे लोगों का विस्थापन, सर ये भी समस्या है। अगर कहीं पे वाटर रिजर्वर के बगल में लोग रह रहे हैं और वहां पे हमें बड़ा बांध बनाने की जरूरत पड़ जाए तो लोग को तो वहां से हटाना पड़ेगा, तो लोगों का विस्थापन भी एक बड़ा समस्या है। सिंचाई के लिए जल संग्रहण करना, सर सिंचाई के लिए जल संग्रहण करना बड़े बांध से संबंधित समस्या नहीं है। सिंचाई के लिए सर बहुत सारे नहर बने हुए हैं, और साथ ही साथ आप सबों को मालूम है कि बहुत सारे ऐसे तकनीक अवेलेबल हैं कि हम लोग सिंचाई की व्यवस्था अच्छे से कर सकते हैं। तो बड़े बांधों से संबंधित समस्या नहीं है के रूप में सिंचाई के लिए जल संग्रहण को देखा जा सकता है। और ध्यान देंगे कि चौथा है शामिल लागतों की तुलना में कम लाभ, यह भी बड़े बांधों से संबंधित समस्या है, क्योंकि सर समस्या इसलिए है कि शामिल लागतों की तुलना में कम लाभ। पानी का अगर कटाव तेज होता है तो हमने जितना भी मिट्टी दिया है सर बांध बनाने के लिए, वो सारा मिट्टी फिर से पानी में मिल जाता है। तो यहां कहीं ना कहीं शामिल लागतों की तुलना में कम लाभ को हम लोग एक समस्या के रूप में देख सकते हैं, जबकि सिंचाई के लिए जल का संग्रहण एक समस्या के रूप में नहीं देख सकते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि एक रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा किस ओर इंगित करता है? मेरे मित्र मैंने आपको कल ही बताया है कि मान लीजिए ए और बी में कोई अभिक्रिया हो रही है और प्रतिफल के रूप में आपका सी बन रहा है, तो ए और बी जो है ये क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी ये अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट हो जाएगा, और सी क्या होगा? आप कहेंगे सर जी ये प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट हो जाएगा। मेरे मित्र आपसे कहा जा रहा है कि एक रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा किस ओर इंगित करता है? तो तीर का सिरा जो है, ये वाला जो सिरा है, ये प्रतिफल यानी कि उत्पाद को इंगित करता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभिकारक जो है वो तीर चिन्ह का विपरीत डायरेक्शन में होता है, और अभिक्रिया की परिस्थिति उसको सर हम लोग तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। और नेक्स्ट है सर आपका विलायक। तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर जब हम लोग विलय और विलायक को एक साथ मिलाते हैं तो विलयन तैयार होता है, यानी कि विलयन के अवयव के रूप में विलायक को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सरल सा कि मोटर के आर्मेचर के घूर्णन की दिशा डैश की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। मेरे मित्र मोटर जो है वो आपका किस सिद्धांत पे कार्य करता है? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी मोटर जो है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जाहिर सी बात है कि मोटर के आर्मेचर की घूर्णन की दिशा भी किसके थ्रू हम लोग ज्ञात करेंगे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ही ज्ञात करेंगे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि अगर हम लोग जनरेटर की बात करेंगे तो आप कहेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे कार्य करेगा। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम क्या बताता है? तो सर किसी सीधी धारावाही चालक तार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो हमको मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम से मालूम पड़ता है, और इसी को हम लोग दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम भी कहते हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके डैश के बीच संबंधों का परीक्षण किया था। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उसके डैश के बीच के संबंधों का परीक्षण किया गया था। तो मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी से संबंधित जो आवर्त नियम दिए थे वो सर किस पे आधारित था? तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। और मेंडलीव साहब का क्या मानना था कि तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है वो उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके डैश के बीच के संबंधों का परीक्षण किया था, आप कहेंगे सर भौतिक और रासायनिक गुणधर्म दोनों के संबंधों के बीच में क्या किया था? तो सर परीक्षण किया था। मेरे मित्र आप सबों को यह भी मालूम होना चाहिए कि मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाया था उसमें आवर्तों की संख्या कितनी थी? 7, लेकिन वर्गों की संख्या सर 9 थी। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। साथ ही मेंडलीव साहब जो है वो समस्थानिक को सही जगह एडजस्ट नहीं कर पाए थे, ये उसके आवर्त सारणी की दोष थी। हाइड्रोजन का सही जगह नहीं दे पाए, ये भी उनकी क्या थी? तो सर आवर्त सारणी की दोष थी। साथ ही मेंडलीव ही ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवर्त सारणी में भविष्य के कुछ तत्वों को सोच करके खाली स्थान छोड़ दिया था, जिसको हम लोग एका बोरोन एका सिलिकॉन के रूप में देखते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि एक पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, गलत कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है कि ऐसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं है वे उपभोक्ता हैं। यह बात तो सही है कि सर जितने भी स्वपोषी होते हैं वे सब के सब क्या कहलाते हैं? सर उत्पादक कहलाते हैं। और जो स्वपोषी नहीं है वो उत्पादक पे डिपेंड होंगे, यानी कि वो उपभोक्ता होंगे। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, स्वपोषी यहाँ पे उसको बोला जा रहा है जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट है वे सब के सब अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। अब ग्रीन प्लांट को छोड़ के बाकी के सब क्या होंगे? आप कहेंगे सर उपभोक्ता के रूप में देखे जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला फूड चेन से संबंधित सही है। दूसरा है कि एक अकेला जीव एकाधिक पोषी तत्वों पर भोजन प्राप्त कर सकता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है, यह गलत है। आप कहेंगे क्यों? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होगा उसमें उतना ज्यादा ऊर्जा होगा, जबकि यहां पे क्या कहा जा रहा है? उतना ही कम ऊर्जा होती है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। चौथा है कि खाद्य जाल में 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती है, यह भी सही है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका खाद्य का स्तर होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि सर जो न्यूट्रिशन स्तर होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होता है। क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि गलत कथन चुनिए। आपने कहा सर ए, बी और सी जो डी जो है वो हमारा सही है, जबकि गलत कौन है? सर सी। तो मेरे मित्र आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाएं जिन्हें पक्षमाभिका सीलिया कहा जाता है का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम बताएं। मेरे मित्र पहला ऑप्शन है आपका युगलिना। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यह पादप और जंतु के बीच का जीव है। और ध्यान में रखेंगे इसलिए पादप और जंतु के बीच का जीव इसको इसलिए कहा जाता है कि सर ये मतलब कंडीशन के हिसाब से अगर मौका मिलता है तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार कर लेता है, और नहीं मिलता है तो सर दूसरे से भी प्राप्त कर लेता है। जबकि पैरामीशियम की अगर आप बात करते हैं तो ये एक कोशिकीय जीव है और इसके बॉडी में क्या होता है? तो सर सीलिया पाया जाता है। और अगर इसकी आप संरचना की बात करेंगे तो आप इस तरह से इसकी संरचना दिखाई पड़ेगी। मतलब जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं जिसे पक्षमाभिका सीलिया कहा जाता है का प्रयोग करता है। यह जीव आपका क्या है? सर पैरामीशियम है। मेरे मित्र यहाँ पे जू ये क्या करता है? तो सर आपके बॉडी से ब्लड को चूसता है और एक तरह से इसको आप पैरासिटिक एनिमल के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि निम्न में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक होता है? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इन सभी के जो आपके यहाँ पे कंपाउंड दिए हुए हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट याद रखने के अलावा और कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 2850 डिग्री सेल्सियस। ध्यान में रखेंगे बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग बीपी से रिप्रेजेंट करते हैं और कितना होता है? 2850 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आपका लिथियम क्लोराइड। तो आप सभी ध्यान में रखना कि लिथियम क्लोराइड की जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा? तो सर 1382 डिग्री सेल्सियस।
और जो आपका कैल्शियम क्लोराइड है, अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट लिख लीजिएगा बीपी, अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो ये कितना होगा, आप सभी ध्यान में रखेंगे 1935 डिग्री सेल्सियस। और NaCl की अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो सर इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 1465 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा, 1465 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे मित्र आप देख लीजिए कि सर्वाधिक किसका है, आप कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर यहां पे आपसे यह सवाल करा जाता कि इनमें से सबसे न्यूनतम क्वथनांक किसका है, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी लिथियम क्लोराइड का इन सभी में से सबसे न्यूनतम है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाता सर, LiCl यानी कि लिथियम क्लोराइड हो जाता। तो ये चीज आप सभी कंठाग्र कर लेंगे, ये आप सबों के लिए VVI हो सकता है सर, अभी पूछा गया है, आगे भी रिपीट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन कि चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाशिक उपकरण X वस्तु AB के लिए प्रतिबिंब CD निर्मित करता है। उपकरण X एक डैश है। मेरे मित्र आप देख रहे हैं कि ये अगर हमारा दर्पण है तो इसके सामने वस्तु रखी हुई है, जबकि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि यहां पे जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, तो ये आपका कौन सा दर्पण होगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम लोग अगर यहां पे इस दर्पण की बात करेंगे तो ये हमारा अवतल दर्पण होगा। काहे होगा, इसलिए होगा कि हम सबों को मालूम है कि अगर किसी अवतल दर्पण में वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, यहां पे रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, आप कहते हो सर दर्पण के पीछे बनता है। तो आप सभी देख रहे हैं कि ये अगर अवतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब का डायग्राम है, तो आप कहेंगे सर सेम डायग्राम हमारा मैच कर रहा है, तो सही आंसर आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझा जा सकता है। सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना प्रकाश के प्रकीर्णन पर डिपेंड करता है। खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाना, सर यहां पे भी प्रकाश के प्रकीर्णन का कॉन्सेप्ट होता है। ध्यान में रखेंगे कि आप सभी ने पीछे के सेशन में देखा है कि जो प्रकाश की प्रकीर्णन होती है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और आप सबों को मालूम है कि खतरे के संकेत के रूप में हम लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं, इसलिए क्योंकि इस रंग का बिखराव यानी कि प्रकीर्णन कम होता है। प्रकीर्णन कम इसलिए होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है। अगर प्रकीर्णन कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि सर ये हमें दूर से ही क्या होगा, तो सर सॉलिड कलर के रूप में दिखाई पड़ेगा, जबकि अगर कोई और कलर होगा तो सर हमें वो दूर से सही से दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके कुछ प्रकाश जो होंगे वो प्रकीर्णित हो जाएंगे। तो इसीलिए खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है और सर ये दूर से भी क्या होते हैं सर, विजिबल होते हैं। तो मेरे मित्र आप कहेंगे सर ये भी तो प्रकाश के प्रकीर्णन से ही कहीं ना कहीं कनेक्ट है, बिल्कुल। जबकि तारों के टिमटिमाने की बात करेंगे तो सर तारों का जो टिमटिमाना है इसको हम लोग प्रकाश के प्रकीर्णन घटना से रिलेट नहीं कर सकते, इसको हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन के घटना से रिलेट करते हैं। आसमान का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते दिखाई पड़ता है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है तारों का टिमटिमाना, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 17 कि किसी चालक को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है। मान लीजिए कि विभवांतर V1 है, यानी कि V1 आपका कितना है 6 वोल्ट। फिर कहा जा रहा है कि इसे 9 वोल्ट की बैटरी के संयोजित किए जाने पर विभवांतर V2 हो जाता है। तो V2 आपका कितना है 9 वोल्ट। आपसे पूछा जा रहा है V1 बटा V2, V1 बटा V2 क्या कहिएगा कि सर 6 बटा 9, 3 दूना 6, 3 तिया 9। सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह का सवाल मैंने आपको पीछे कराया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कि आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलयन का उपयोग करती है। उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है। यह विलयन डैश हो सकता है। बेकिंग सोडा पाउडर, आप कहेंगे नहीं होगा। ब्लीचिंग पाउडर, सर यही होगा। क्यों, क्योंकि सर ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कपड़े के रंग को क्या कर देता है, तो सर मतलब उड़ा देता है, और आप कह सकते हो कि सर कपड़ा का जो कलर होता है वो फीका हो जाता है। टेलकॉम पाउडर, सर ये तो लगाने वाला पाउडर होता है। साधारण नमक, इसका तो विलयन देख नहीं पाएगी सर, अगर इसका घोल बना हुआ रहेगा तो उसको खुद पता चल जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे वॉशिंग सोडा के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, Na2CO3 10H2O, क्या पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कि C6H12O6 प्लस 6CO2 6CO2 6H2O
और प्लस ऊर्जा, आपको पूछा जा रहा है कि दी गई अभिक्रिया के लिए विशिष्ट नाम क्या है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 H2O एक दूसरे के साथ क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में क्या करता है, तो सर ऐड होकर के यानी कि अभिक्रिया करके C6H12O6 प्लस क्या बनाता है सर जी O2 और H2O बना लेता है। भाई मेरे आप देख रहे हो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, तो सर CO2 और H2O आपस में जुट करके ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं चला जी श्वसन की, तो श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज जो है ये ऑक्सीजन के साथ जुट करके क्या बना लेता है, तो सर CO2 H2O और ऊर्जा बना लेता है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि एक तरफ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में CO2 H2O ऊर्जा की उपस्थिति, सनलाइट तो ऊर्जा का ही रूप है, तो ऊर्जा की उपस्थिति में जुड़ के ये ग्लूकोज बनाता है। तो सर दूसरी तरफ श्वसन की प्रक्रिया में सर C6H12O6 जो है वो ऑक्सीकृत होकर के क्या करता है, तो सर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो प्रकाश संश्लेषण का जस्ट विपरीत आपका श्वसन प्रक्रिया हो जाता है। बहरहाल आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि ये अभिक्रिया किसके लिए होगा, आप कहेंगे सर श्वसन के लिए यानी कि रेस्पिरेशन के लिए हो जाएगा। ऊर्जा रूपांतरण, तो सर आप सबों को मालूम है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट, इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। पाचन, डाइजेशन का मतलब होता है सर जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थ में तोड़ना। उपापचय सर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं इसको। और ध्यान में रखेंगे कि हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है उसमें दो प्रोसेस शामिल होती है, एक होता है आपका कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है आपका एनाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 20 कि जब मेंडल ने मटर के पौधे में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधों के लिए फेनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट किसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे JBS हल्दा ने और ग्रेगर मेंडल आप सबों को मालूम है इन्होंने क्या करा था, आनुवांशिकी खोज करा था, आनुवांशिकी का जनक बोला जाता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सर चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा हुआ है। तो एस्थेटिक साइंस के रूप में ये सब चीज आपको याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि एटीपी के टर्मिनल लिंक को तोड़ने के लिए पानी का उपयोग करने पर कितना ऊर्जा उत्सर्जित होता है। रेगुलर स्टूडेंट है तो सर इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों से अपेक्षा रखूंगा। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि जब चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर कार्य कर रहा और धारा चालक के माध्यम से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो तो चालक डैश दिशा में आगे बढ़ेगा। मेरे मित्र आप कहेंगे सर नीचे की ओर आगे बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जब चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर कार्य कर रहा हो। मेरे मित्र अगर हम लोग ग्राफ पे कहते हैं तो क्या कहते हैं सर, ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाता है, ये साउथ पोल, ये ईस्ट और ये हमारा वेस्ट हो जाता है। कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर कार्य कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा उत्तर की ओर है और धारा चालक के माध्यम से पूर्व से पश्चिम की दिशा में बह रहा है। धारा आपका ऐसे बह रहा है तो चला जी आप ऐसे पकड़िएगा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार, तो आप कहेंगे सर है ऐसे तार को पकड़ेंगे तो ये उंगली आपका कहां से बताएगा, आप कहेंगे सर नीचे से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो वही यहां पे कहा जा रहा है कि अगर धारा चालक के माध्यम से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है यानी कि ईस्ट से वेस्ट प्रवाहित हो रहा है तो सभी उंगलियां हमारा क्या करेगा, तो सर चालक सभी उंगलियां जो है वो नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्वेश्चन नंबर 24 कि 1 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। मेरे मित्र जब अवतल दर्पण की बात की जा रही है तो प्रतिबिंब आपका उल्टा बनेगा और इसकी ऊंचाई इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में HO दिया हुआ है कितना सर 1 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वस्तु को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले रखा जाता है यानी कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो -16 सेंटीमीटर लिखेंगे। अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा जाता है तो U = -24 सेंटीमीटर लेंगे। तो आपको क्या निकालना है पहले, तो आप कहेंगे सर पहले तो हमें प्रतिबिंब दूरी निकालना होगा और फिर जाकर के हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो मेरे मित्र प्रतिबिंब दूरी निकालने के लिए 1/f = 1/v + 1/u लगाएंगे। 1/f 1/-16 इक्वल टू 1/v अब प्लस क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1/-24। मेरे मित्र आप क्या कहिएगा कि 1/-16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा गुरुजी, अब फिर इन्हें आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो पहले ये हम 1/-16 अब प्लस 1/24 लिख देते हैं।
इक्वल टू 1/v। 16 और 24 को आप एलसीएम निकालेंगे तो सर 48 होगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, हम यहाँ आने से पहले सॉल्व किए थे। तो 16 3 48 और 24 दूना 48, 1/v क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर -1/48 इक्वल टू 1/v। सीधे सीधे v इक्वल टू -48 सेंटीमीटर। आप क्या कहेंगे कि सर प्रतिबिंब तो हमारा वास्तविक है, क्योंकि प्रतिबिंब दूरी हमारा ऋणात्मक आ रहा है। भाई मेरे, आप सबों को मालूम है कि m इक्वल टू -v/u होता है और ये hi/ho के बराबर होता है। hi क्या है, हाइट ऑफ इमेज, ho क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कहोगे कि सर -b हम कितना लिखेंगे, तो सर -48, u कितना है, तो सर -24। चलो जी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, hi आपको निकालना है, ho कितना है सर 1 सेंटीमीटर। क्या कहोगे कि गुरुजी अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 24 दूना 48 हो जाएगा। hi इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद -2 सेंटीमीटर। मतलब क्या कि सर -2 तभी होगा जब सर वो उल्टा बनेगा। अगर काल्पनिक बनता तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हमारा क्या होता सर, धनात्मक आता। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो हमसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा, तो हम कहेंगे निर्मित प्रतिबिंब उल्टा होगा और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, आप कहेंगे सर इसकी ऊंचाई तो 2 सेंटीमीटर होगी। देख लीजिए उल्टा और 2 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य से आने वाली किरण वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्यास्त और वास्तविक सूर्यास्त से लगभग डैश होता है। मेरे मित्र, आप सभी को मैंने पीछे के सेशन में बताया था इसी रेलवे साइंस 3200 सीरीज में सर कि प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते सूर्योदय से आपको 2 मिनट पहले सूरज दिखाई पड़ती है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूरज आपको दिखाई पड़ती है। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि सूरज से आने वाली किरण वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग, आप कहेंगे सर आभासी सूर्यास्त जो है वो वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमको क्या होती है सर, दिखाई पड़ती है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र, आपके आज के इस सेशन में टोटल 25 क्वेश्चन थे, जिसको आप सभी ने बड़े ही सरलता से डिस्कस कर लिया है। और मेरे ख्याल से अब अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।